हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड वी विल कंटिन्यू आवर लेक्चर्स, दैट टू लेक्चर नंबर अगर मैं बताऊं तो 24 लेक्चर नंबर मैं इसलिए क्लियर कर देती हूँ जिससे कोई भी डाउट आपके दिमाग में ना रहे, क्योंकि शायद थंबनेल पर नहीं रहता वो, है ना, इसलिए। अब देखो इस लेक्चर से क्या स्टार्ट करने वाले हैं, ये वाला लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर, इन ये दो लेक्चर जो है वो सेम टॉपिक के लिए डेडिकेटेड रहेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं हम? डीएनए लाइब्रेरी। अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ा डीएनए के बारे में, स्पेशली जब हम आरडीएनए के बारे में पढ़ रहे हैं तो डीएनए पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आया होगा, शायद अभी नहीं, जब मैंने स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर्स किए थे तब शायद आया होगा, अब किसी को ध्यान में भी नहीं होगा, किसी के दिमाग में आया हो तो वो ये है, हम इतना डीएनए कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, कहीं का कहीं पर डाल रहे हैं, तो इतना डीएनए आ कहां से रहा है? कोई सोर्स चाहिए ना आपको वो सारा डीएनए लेने के लिए, तो वो सोर्स कहां से मिलेगा? वो सोर्स मिलता है हमें हमारी डीएनए लाइब्रेरी से, जिसको हम पर्पसफुली इसी के लिए क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये डीएनए लाइब्रेरी क्यों चाहिए? इन ऑर्डर टू गेट आवर डिजायर्ड सीक्वेंस और डिजायर्ड डीएनए ऑन टू विच वी हैव टू परफॉर्म आवर रिसर्च और वी हैव टू डू आवर एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो उस डीएनए फ्रैगमेंट को केयरफुली आइसोलेट करने के लिए हमें बनानी पड़ेगी हमारी डीएनए की लाइब्रेरी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, नाम में ही लिखा हुआ है, वैसे ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं है उसमें, ठीक है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको दिमाग में रखनी है, ऑब्वियसली वो थोड़ा कॉन्शियस अगर होके पढ़े होंगे तो आपको मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन चलो फिर भी, पर सेल कितनी कॉपीज होती है डीएनए की प्रेजेंट? छोड़ दूं क्वेश्चन की आंसर दे दूं? चलो वीडियो के बीच में कहीं पे भी दूंगी, जिससे आप भी पूरा वीडियो अच्छे से देखें और समझें कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। ये क्वेश्चन छोड़ रही हूं मैं अभी कि पर सेल कितने डीएनए होते हैं, कितना डीएनए मिलेगा हमको, ठीक है। उससे आगे बढ़ूंगी थोड़ा सा। अब देखो जरा, डीएनए लाइब्रेरी हम यूजुअली 2 तरीके की बनाते हैं। आरएनए लाइब्रेरी के बारे में हम कहीं पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि यूजुअली आरएनए की लाइब्रेरी बनके यूजुअली क्या नहीं रखी जाती। रीजन आपको पता है, आरएनए अनस्टेबल है, इसीलिए उसकी लाइब्रेरी बना के हम नहीं रख सकते। 2 तरीके की डीएनए की लाइब्रेरी हम बना के रखते हैं। कौन कौन सी? एक है हमारी जीनोमिक लाइब्रेरी, दूसरी है हमारी सीडीएनए लाइब्रेरी। ये सी स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री, स्मॉल में लिखा जाएगा, कैप्स में नहीं होगा, सी ध्यान रखेंगे आप। जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी के कुछ लिमिटेशंस हैं जो सीडीएनए में कवर होते हैं, इसीलिए हम सीडीएनए लाइब्रेरी भी मेंटेन करके रखते हैं। अभी पता चलेगा आपको लिमिटेशंस क्या होते हैं। इस लेक्चर में मैं जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी के ऊपर डिस्कशन करने वाली हूं, तो देखो जरा क्या है। देखो फिर से नाम में ही लिखा है, अगर आपको पता है। अगेन वही सेम चीज हर लेक्चर में मेरे को रिपीट करनी पड़ती है कि यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर विद योर जेनेटिक्स पोर्शन, अदरवाइज यू विल नॉट गेट दिस आरडीएनए टेक्नोलॉजी इन डिटेल। अगर अभी आ भी गए तो लॉन्ग रन पे आप उसको नहीं लेके जा पाएंगे, क्योंकि अगर जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल भी क्लियर नहीं है तो आई एम श्योर आपको कंफ्यूजन हो गई होगा। हो सकता है होता भी आ रहा हो, जिन बच्चों ने वो जेनेटिक्स नहीं पढ़ा हो, आप खुद उस चीज को कर पाएंगे, ठीक है। देखो जीनोमिक डीएनए, अब नाम में क्या लिखा है? जीनोम लिखा है। जीनोम क्या होता है? जीनोम होता है जितना भी हमारा डीएनए कंटेंट या जितना भी हमारा न्यूक्लिक एसिड कंटेंट हमारा ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, उन सबको अगर आप एक साथ बोलना चाहें तो यू विल टर्म इट एज जीनोम, ठीक। तो अब जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी क्या हुआ? उसी जीनोम को आप अलग अलग रिकॉम्बिनेंट्स में डालकर क्लोनिंग करके उसको स्टोर करेंगे, तो वो बन जाएगी हमारी जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी। दैट मीन्स the recombinant to the clones that contain all the genomic material, or you can say all the DNA present in an organism constitutes the genomic DNA library। जो साथ साथ में नोट्स बनाते जा रहे हैं उनके लिए इस पूरा सेंटेंस को भी मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बाकी अगर मेरे से नोट्स चाहिए तो वो भी आप बोल सकते हैं, आई विल प्रोवाइड इट टू यू, ठीक है। तो ये हो गया। अब जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी हम कैसे बनाएंगे वो देखो जरा, इजी है। अभी तक आप जो भी पढ़ते आए हैं उसी से रिलेट करेंगे हम। देखो सपोज दिस इज द टोटल जीनोमिक डीएनए प्रेजेंट विद इन एन ऑर्गेनिज्म।
जीनोमिक डीएनए। तो सबसे पहले इसके साथ क्या करना होगा, हमें करना होगा इसका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेशन, ताकि ये अलग अलग पीसेस में कन्वर्ट हो जाए, हमें मिले हमारे स्मॉल डीएनए फ्रैगमेंट, जो कि हम क्लोन्स में या वेक्टर्स के अंदर डाल के उसको क्लोन कर दें। तो ये हुआ हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन, ये हमें मिले हमारे डीएनए के फ्रैगमेंट्स। अब हम क्या करेंगे, इन डीएनए के फ्रैगमेंट्स को हमको वेक्टर के अंदर डालना है। तो वी विल इंसर्ट इनटू वेक्टर। दिस इज द सिंपलेस्ट डायग्राम ऑफ फ्लो चार्ट आई कैन से, जो मैं आपको दे सकती हूँ इस जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी को एक्सप्लेन करने के लिए। इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिले, अगर किसी को मिले तो मेरे को भी बता देना, मैं भी और अच्छे से पढ़ लूंगी, ठीक है। दोनों वे से लर्निंग होनी चाहिए। अब देखो इंसर्ट इनटू अ वेक्टर करेंगे आप, तो दिस इज द वेक्टर, ठीक, और साथ में दूसरा मार्कर चलेगा हमारा डीएनए के लिए। इस तरीके से बनेंगे आप, मैं सारे नहीं बना रही हूँ, ठीक है, खुद से समझ जाना कैसे होगा। ये हुआ वेक्टर के अंदर इंसर्ट, इसीलिए डबल कलर यूज किया है जिससे कि आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएं। वैसे कभी कभी आप लोग सोचते हो कि मैम बोलती है मैं पूरा नहीं बनाऊंगी, लेकिन फ्लो में पूरा बना के चली जाती हैं, इस बार छोड़ देती हूँ, ठीक है ना। सारा काम मैं ही करूंगी तो आप लोग क्या करेंगे, ठीक। ये हुए हमारे वेक्टर, ये जो ब्लैक वाला है वो जीनोमिक डीएनए है, और ये जो ब्लू वाला है वो वेक्टर का हमारा डीएनए या न्यूक्लिक एसिड कंटेंट है, कुछ भी बोलो आपकी मर्जी, ठीक। अब क्या हुआ, वेक्टर के अंदर इंसर्ट हो गया। अब हम बनाएंगे इसको, या फिर अब हम करेंगे इसको होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस। इधर दिख रही हूँ, ठीक है, चलो इधर ही लिख देती हूँ। नाउ वी विल इंट्रोड्यूस इंट्रोडक्शन इनटू होस्ट सेल एंड क्लोनिंग, ठीक है। क्या मिलेगा, फिर से कम बनाऊंगी मैं, यहाँ पे तो 5 बनाया, वो और कम। खुद कीजिए थोड़ा सा काम। ये है हमारा होस्ट, ठीक। अब इसके अंदर ये जो वेक्टर है वो ये रहा, बाकी के खुद से बना लेना, छोड़ना मत। अदरवाइज अगर ऐसे एग्जाम में बनाओगे कहीं पर भी सब्जेक्टिव में, तो यू विल नॉट गेट थ्रू। फिर मत कहना मैम ने ऐसे ही पढ़ाया था तो हमने भी इतना ही बना दिया, क्योंकि होते हैं ऐसे बच्चे, है ना। जितना मैम लिखेंगी उतना ही हम लिखेंगे, आगे अपना कॉमन सेंस यूज नहीं करेंगे, वैसा मत करना इस स्टेज पर आके। तो ये हो गया हमारा होस्ट सेल। इन क्लोन्स को आप स्टोर करके रखेंगे, ऐसे बहुत सारे क्लोन्स आपको मिलेंगे, और इन सारे क्लोन्स को जहां पर भी आप रखेंगे उसको हम बोलेंगे जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी। अब जैसे हो सकता है समझ में ना आए तो एग्जाम्पल से दूंगी एक। मान लीजिए आपको ई कोलाई की जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी मेंटेन करनी है, ठीक है। सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म चूज किया है मैंने, आप कोई भी ऑर्गेनिज्म ले सकते हो। अब इस ई कोलाई के डीएनए को आपने एक्सट्रैक्ट किया सेल में से, उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन से डाइजेस्ट कराया कई सारे, उसको अब ई कोलाई का ही डीएनए लिया है, तो दूसरा होस्ट, एक और सिंपल होस्ट आपने चूज किया, जिसमें आप उस डाइजेस्टेड डीएनए को इंसर्ट करा के और उसके बाद उसके क्लोन बना के रखेंगे। तो वो जो सारे क्लोन जिसमें वो ई कोलाई के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स, अलग अलग फ्रैगमेंट्स कंटेन होंगे, एक तरीके से आपने पूरा डीएनए छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर उसमें रख लिया, उन सारे क्लोन्स को आप बोलेंगे लाइब्रेरी, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं है। अब मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, पर सेल आपको कितना डीएनए, क्वांटिटी नहीं, कितना नंबर ऑफ डीएनए मिलेगा आपको, तो यू हैव 2 कॉपीज ऑफ डीएनए प्रेजेंट पर सेल, एंड दैट टू इन द डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। 2 कॉपीज इन डिप्लॉयड। हैप्लॉइड में वो भी नहीं होगा। अब ये मैं नहीं बताऊंगी कि ऐसा क्यों होगा। डिप्लॉयड हैप्लॉइड बहुत अच्छे से मैं अपने पुराने लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जाइए जाके देखिए उसको। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो होगा ही होगा बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि होता है, जनरल है, कोई आप अलग चीज नहीं हो रही है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, ठीक है। तो यू हैव 2 कॉपीज ऑफ डीएनए in diploid organism, so you have a limitation where you can create the genomic DNA library। उतना आसान नहीं है जितना आसान फ्लो चार्ट में आपको दिख रहा है, ठीक। ये हो गई एक बात। अब इसकी लिमिटेशन पर आ जाओ। जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी आपकी बन गई। अब मान लीजिए यहां पर जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ई कोलाई का, इस ई कोलाई की जगह यू हैव अ यूकैरियोट, ठीक।
Now in eukaryote, you know that you have introns in between. What are those introns? Introns are non-coding sequences. आपने DNA आइसोलेट किया, आपने उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से भी डाइजेस्ट करा दिया, लेकिन कुछ DNA के पार्ट्स ऐसे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, मतलब कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे वो, तो आप उसको जबरदस्ती क्यों रखेंगे? क्यों एक्स्ट्रा होस्ट सेल को स्टोर करना है? वो भी तो आपका टाइम ले रहा है, वो भी तो आपके रिसर्च जो इंस्ट्रूमेंट्स है, रिसर्च टूल्स हैं, उनको वेस्ट करा रहा है, तो हम उसको स्टोर करके क्यों रखेंगे जब वो कुछ एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा? तो इस केस में जब हमारे ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट्स हो जाते हैं या फिर हमारे पास जीनोमिक कंटेंट में हमारी नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस रह जाती हैं, देन वी गो और वी मूव ऑन टू आवर cDNA लाइब्रेरी। ठीक, समझ में आया क्यों होता है? बाकी थोड़ी सी डिटेल जब हम cDNA लाइब्रेरी पढ़ेंगे तब देखेंगे, अभी नहीं। अभी आप उसकी बस एक छोटी सी लिमिटेशन पढ़ लो कि ये होती है जिसकी वजह से हमें मूव ऑन करना पड़ता है। अब एक मैथमेटिकल एस्पेक्ट इस लेक्चर में देखोगे आप, अब एक्चुअली में थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि हम बायोटेक पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे। ठीक है, ये कितने क्लोन्स बनाने पड़ेंगे जरा बताओ, कोई आइडिया? कितने भी बना सकते हैं, ऐसा थोड़ी, नो, दिस इज नॉट द वे। यू हैव अ सर्टेन नंबर, अप्रॉक्सीमेट नंबर, जिससे आपको पता चले कि इतने क्लोन्स आप बनाएंगे जिससे कि आपकी पूरी जीनोमिक DNA लाइब्रेरी जो है वो बन पाएगी। उसके लिए यू हैव अ फॉर्मूला एंड दैट फॉर्मूला गोज लाइक दिस। आई होप कि ये सबने बना लिया होगा, है ना? नहीं बनाया तो वीडियो पीछे करो और देख लो, कितना आसान हो गया आज के टाइम में, है ना, पढ़ना। n is equals to ln 1 minus p upon ln 1 minus a upon b। ये है फॉर्मूला जिससे आपको पता चलेगा कितने नंबर ऑफ क्लोन्स यू हैव टू मेंटेन इन ऑर्डर टू कंस्टिट्यूट अ जीनोमिक DNA लाइब्रेरी। अब क्या क्या है वो सुन लीजिए, वो मैं नहीं लिखूंगी, अदरवाइज आपको भी पता है क्यों ऐसा करती हूँ मैं। n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ क्लोन्स दैट यू हैव टू मेंटेन। ठीक है, p क्या है? p प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी किसकी? कि वो DNA फ्रैगमेंट जो है वो उसमें प्रेजेंट होगा भी कि नहीं। तो दिस P स्टैंड्स फॉर द प्रोबेबिलिटी दैट द DNA विल बी प्रेजेंट विद इन द पर्टिकुलर क्लोन। ठीक, उसके बाद A एंड B दे आर द साइज। A स्टैंड्स फॉर द एवरेज, अप्रॉक्सीमेट साइज ही ऑब्वियसली आप देंगे, तो A इज द एवरेज साइज ऑफ अ DNA फ्रैगमेंट दैट हैज बीन इंसर्टेड इनटू द क्लोन, or you can say average size of DNA fragment that is inserted into the clone or vector, and B is the total size of genome। ये सबको पता होता है, जैसे कि E. coli के पास आप जा रहे हैं उसका एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो उसका जो जीनोमिक DNA है वो पता होगा हमको कि उसका साइज क्या है। तो B के केस में बिल्कुल श्योर है, इसीलिए वहां पर हमने एवरेज या अप्रॉक्सीमेट नहीं लगाया। A के केस में हम एवरेज लगाएंगे क्योंकि वी आर नॉट श्योर कि व्हाट इज द साइज ऑफ द फ्रैगमेंट। वो आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बेसिस पर मार्कर यूज करने के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करके यू विल गेट हाउ मेनी नंबर ऑफ क्लोन्स यू हैव टू मेंटेन इन ऑर्डर टू मेक अ जीनोमिक DNA लाइब्रेरी, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर दिस जीनोमिक DNA लाइब्रेरी। दिस लेक्चर कम्स टू एन एंड। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी लिमिटेशंस के साथ जीनोमिक cDNA लाइब्रेरी स्टार्ट करेंगे। उसका प्रोसीजर या उसका फ्लो चार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट? सो वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन हैव अ गुड डे, टेक केयर, स्टे सेफ, एंजॉय योर स्टडीज, बाय बाय, थैंक यू।